हेलो फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी साइंस में हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 8 तक के एमसीक्यूज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है कि फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के फैक्ट और एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये प्रश्न आपके जो है कि क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी साइंस से जिस चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये आपका प्रश्न है और ये आपका प्रश्न यहाँ से बनाया गया है। ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये आपका जो है कि प्रश्न यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है जो कि इसी चैप्टर से। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा भी मिलेगा कि एग्ज़ाम में इन चैप्टर से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को जो है कि दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये आपका जो है कि इसी चैप्टर से पूछा गया है, यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम करके दिखाने का प्रयास करूं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि डी क्या है, दूरी है। ठीक है, यम क्या है, द्रव्यमान है। तो देखिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल यफ गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती अर्थात ये होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको जो है कि जो यफ आपको दिखाई दे रहा है, यफ बराबर फ्रेंड्स ये दूरी होती है। ठीक है, डी का स्क्वायर होता है। तो जब डी को जब आप 2 गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो जाता है और यही आपका जो है कि पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको जो है कि फार्मूला आपको याद रखना है और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। देखिए व्युत्क्रम वर्ग, देखिए एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ यह है कि डी को अगर 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 36वां हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान अगर 6 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जो है कि डी का वर्ग है, तो यहाँ पे डी का मान अगर 6 कर देंगे तो यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा तो 1 यहाँ पे 36वां हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जितने इन चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पे सभी को हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। देखिए ये भी आपका जो है कि एग्जाम में पूछा गया है टीआरई 3 में। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न आपके इसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, और देखिए यहाँ से निकाला गया है बढ़िया तरीके से। ये फार्मूला आपका होता है जी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है, जी यहाँ पे नियतांक होता है, जो कैपिटल जी होता है ये नियतांक होता है। ये कैपिटल जी का मान भी यहाँ पे दिया गया है, यम का मान यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या आपकी इतनी होती है। तो देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है और यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकल के कितना आया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और देखिए ये आपका प्रश्न एक और पूछा गया है, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। वेग समय ग्राफ, ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो ये विस्थापन का जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये वेग समय ग्राफ यहाँ पे जो है कि बनाकर बढ़िया तरीके से दिया गया है। ये आपका जो है कि वेग समय ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए आप देखिए यहाँ से आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन के परिणाम को जो है कि बताता है और यहीं से आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए
वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चर्चित प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है कि रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, जिसमें जो है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो साइंस फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्ज़ाम कोई भी हो एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, और जैसे ही ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, देखिए इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करने का प्रयास करूँ तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। इसे कहते हैं, देखिए जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण बल के जो है कि कारण ही। और यहाँ से देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो है कि महत्व क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, महत्व क्या है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करने वाला बल है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति करने वाला बल है, तथा चंद्रमा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का जो है कि ये ज्वार भाटा क्यों आता है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो ये इसी बल के कारण जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप बढ़ेंगे 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल, ये जो है कि आपका कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रण बल के कारण है। ठीक है, देखिए अभिकेंद्रण बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखी पथ पर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यह देखा गया कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ निष्कर्ष दिया गया था। और देखिए यहाँ से अपने 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, तो ये जो है कि हमारा होता है। और चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षण, तो फ्रेंड्स देखिए यही जो है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। पेड़ से सेब का गिरना ये हमारा होता है। ऊंचाई से गिराई वस्तु का नीचे गिरना, तो ये देखिए हमारा नहीं पूछा था। तो इसमें ए बी ए सी और डी ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स अपने देख लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, और यहाँ पे मैं ऊपर ही आपको जो है कि बता दिया हूँ। देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यहाँ पे देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ठीक है, तो ये आप ऊपर ही देख चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? देखिए, गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो एक ही दिशा में गिरती हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से आपने कुछ वस्तु को गिराया तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से गिराए तो ये वस्तु इधर चली जाए इधर चली जाए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, गिरते समय वस्तुओं की गति और दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वे वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने जो है कि अगले प्रश्न 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दो पिंडों के बीच
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी आपने ऊपर देखा था, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये मैं पहले ही आपको ऊपर बता दिया हूँ। देखिए यहाँ से दिया गया है, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये जो है कि महत्वपूर्ण है। और देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रण बल का जो है कि कारण होता है। तो ये आपने ऊपर ही देख लिया है। और ये जो है कि आपका फ्रेंड्स यफ का मान आप जो है कि ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का जो है कि ये जो है कि सूत्र है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जी का वर्तमान मान जो है कि क्या या कितना होता है। ठीक है, तो 8 का जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका जो है कि क्या है, जी का वर्तमान मान्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखिएगा, या तो फ्रेंड्स आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए आपका, देखिए दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें जी के एसआई मात्रक प्राप्त होंगे। ये देखिए जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2। ठीक है, और देखिए हेनरी कैवेंडिश 1731 और 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान जो है कि ज्ञात किया। और जी का वर्तमान मान कितना है, तो ये जो है कि 6.673 इंटू 10 पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2 है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, डायरेक्टली ये मान आपका जो है कि प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो है कि सार्वत्रिक नियम फ्रेंड्स ये जो है कि बड़ी वस्तुओं पर भी लागू होता है, छोटी वस्तुओं पर और भारी वस्तुओं पर, यानी कि सभी वस्तुओं पर जो है कि लागू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे अपने, देखिए 10 नंबर का प्रश्न, यदि दो पिंडों की दूरी डी को 6 गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल एफ जो है कि कितना रह जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर कितना होता है, तो 1 जो है कि डी स्क्वायर होता है। तो डी क्या है, दूरी है, तो डी को अगर आप 6 गुना कर दीजिएगा तो एफ हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 जो है कि 36वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36वां आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 10 का जो है कि राइट आंसर ए है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी गई है, जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ से ये है फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिएगा ये सार्वत्रिक नियम भी आप जो है कि देख चुके हैं। और यहाँ से जो है कि जी का मान भी निकाल के एफ का मान भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं, देखिए मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन फ्रेंड्स ये आपका जो है कि क्या उत्पन्न करता है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए वेग में कोई परिवर्तन त्वरण जो है कि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो वस्तुओं में जो है कि फ्रेंड्स जब वस्तु गिरती है तो उसके जो है कि दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दिशा में परिवर्तन आपका जो है कि नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वेग में जो है कि परिवर्तन देखने को मिल जाता है, द्रव्यमान में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाता है, और यहाँ से जो है कि भार में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन। और इसमें से शायद फ्रेंड्स आपके सभी आंसर जो है कि सही हैं, क्योंकि मैं अभी आपको ऊपर बताया था कि गिरते समय वस्तुओं का, देखिए देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है, तो गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है, ठीक है। और वेग में कोई परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए ही फिलहाल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये आपने जो है कि देख लिया है, और यहाँ से देखिए वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरते समय कौन कार्य करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें कौन कार्य करता है, तो उसमें फ्रेंड्स आपका गुरुत्वीय त्वरण जो है कि कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, देखिए यहाँ से देखिएगा वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो त्वरण कार्य करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए त्वरण कार्य करता है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। जी का मात्रक वही है जो त्वरण के मात्रक अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक फ्रेंड्स आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। देखिए मीटर ये सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसको अगर आपके ऑप्शन में मीटर इंटू सेकेंड पे -2 दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो इंटू में जब जाता है तो ये जो स्क्वायर होता है ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये आपका जो है कि दिया गया था, देखिए मीटर इंटू सेकेंड पे -2, ठीक है। या तो आप इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान जो है कि आपका अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जो है कि दिया भी गया है। देखिए पृथ्वी के एक पूर्ण गोला, देखिए यहाँ से दिया गया है, देखिए पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, ठीक है। देखिए पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा होगा तो ये जो है कि धनात्मक होता है, और विपरीत दिशा में लग रहा होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा है तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण आपका जो है कि धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा हो तो विपरीत शब्द देखते ही आप जो है कि ऋणात्मक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न के। देखिए यहाँ से इन समीकरण का उपयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे, और त्वरण ए ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता हो, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपका जो है कि फार्मूला पे जो है कि सूत्र भी आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स जब इसके थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो इसमें सवाल दिए गए हैं तो इसको हम लोग अलग से करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए 19 नंबर का प्रश्न, भार किसे कहते हैं, ठीक है। तो भार हम लोग फ्रेंड्स किसे बोलते हैं, तो भार हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, ये क्या है, भार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, इसे W से निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। तो W बराबर
m/g होता है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से भार का एसआई मात्रक कितना होता है, जो भार का एसआई मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन। ठीक है, तो भार का और बल का दोनों का मात्रक जो है कि न्यूटन ही होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के अपेक्षा कैसा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान के अपेक्षा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न की तरफ। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर किस बल का अनुभव करती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सभी वस्तुएं जब आप किसी तरल में डुबोते हैं तो उसमें किस बल का अनुभव करती हैं वस्तुएं, तो ये जो है कि उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं जब आप जो है कि वस्तुओं को किसी तरल में डुबोएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से जो है कि कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोया जाने वाले द्रव से अधिक है तो द्रव में डूब जाती है। तो यहाँ से स्टार मार्क करेंगे, प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है। ठीक है, तो किस स्थिति में कार्य हुआ है, तो पृथ्वी को जो पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ट्राली को खींचना, बैलगाड़ी को खींचना, यहाँ पर जो है कि हमारा क्या हुआ है, कार्य थोड़ा बहुत जो है कि हुआ है। ठीक है, जहाँ पर बल लगेगा वहाँ पर कार्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपने 2 नंबर के। और यहाँ से देखिए कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। देखिए विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। ठीक है, देखिए एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है और ट्राली कुछ दूर तक चल जाती है, तो लड़की ने ट्राली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए यहाँ पर कार्य किया गया। ठीक है, जहाँ पर बल लगेगा वहाँ पर जो है कि कार्य होगा। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है, ऐसा करने पर आपको बल लगाना पड़ता है। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए यहाँ पर कार्य हुआ। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर भी फ्रेंड्स बल लगेगा वहाँ पर जो है कि कार्य होगा। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर तक चलती है, ये जो है कि आपका यहाँ पे कार्य हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर फ्रेंड्स बल लगेगा वहाँ पर जो है कि कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स देखिए, सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव जो है कि ऊर्जा कहाँ से जो है कि प्राप्त करते हैं, तो ये जो है कि ऊर्जा यहाँ से प्राप्त करते हैं भोजन से। ठीक है, सभी जैव प्रक्रम यानी कि जितने भी जो है कि सजीव प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये ऊर्जा आपका जो है कि भोजन से प्राप्त करते हैं। चाहे वो भोजन आपका जैसे मानव का भोजन आप खाद्य पदार्थों को खाते हैं, और पेड़ पौधे जो है कि अपना जो है कि सूर्य के प्रकाश से जो है कि अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो यही जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, कार्य किसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा फ्रेंड्स देखिए, और W बराबर क्या होता है, तो कार्य किसे हम लोग कहते हैं, तो कार्य देखिए फ्रेंड्स बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन होता है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो देखिए कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और देखिए किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन यानी कि W बराबर Fs होता है। ठीक है, जहाँ पर यस क्या है, विस्थापन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो
विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए यहाँ से अभी मैं आपको जो है कि बताया था ऊपर फार्मूला एफ बराबर जो है डब्लू बराबर कितना होता है, एफ इंटू जो है कि यस होता है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे जो है कि आपका 5 दिया गया है और यहाँ पे जो है कि दूरी यानी कि विस्थापन कितना दिया गया है 2 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 जो है कि, और कार्य का मात्रक जो है कि कितना होता है, जूल होता है, तो 10 जे हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये जो ऊपर में आपको प्रश्न बताया था बिल्कुल आपके बुक्स में ही ये छापा गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी यहाँ पे पूछा जाता है, तो इनको आपको जो है कि देखना जरूरी है। ठीक है, और आपके एग्जाम में अभी जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ था, टीजीटी में, पीजीटी में, 6 to 8 में, एसएसटी के साइंस वाले पोर्शन में फ्रेंड्स ये प्रश्न जो बुक में आपके दिए गए हैं डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जो है कि न्यूटन न्यूटन जो है कि न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से बल द्वारा किया गया कार्य न्यूटन मीटर होगा, जहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है, तो दोनों का जो है कि मात्रक सेम ही होता है और यहाँ से ये प्रश्न आपने जो है कि देख लिया है। अब देखिए यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो है कि वस्तु की प्रारंभिक वेग पर जो है कि निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होगा, तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि जब बल विस्थापन की दिशा में लगेगा, विस्थापन की दिशा में लगेगा तो कार्य क्या होगा, तो कार्य जो है कि आपका धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब विस्थापन की जो है कि विपरीत दिशा में बल लगेगा तो वहाँ पे जो है कि किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यहाँ से देखिए ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, तो साफ तौर पे लिख के दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अपना 8 नंबर का प्रश्न। देखिए जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की जो है कि क्या होती है, तो उसमें जो है कि ऊर्जा की फ्रेंड्स हानि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको जो है कि कॉमन ये सेंस भी होगा, पता भी होगा कि जब आप जो है कि कार्य करते हैं, भले कार्य जो है कि कम हो ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा बहुत ऊर्जा जो है कि ज़रूर खर्च होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की हानि होती है या ह्रास होती है या ऊर्जा कम होती है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो कहते हैं ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होगा, तो यहाँ पे 180 अंश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 180 अंश की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कोण बनता है, तो ये कार्य जो है कि कैसा होगा, तो कार्य जो है कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दोनों दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु एस दूरी के विस्थापित के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल एफ द्वारा किया गया कार्य जो है कि ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यदि किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता तो कहा जाता है, इसमें ऊर्जा तो वस्तु कार्य करती है, उसमें जो है कि ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो ऊर्जा जब आप कार्य करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है कि ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कि किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है, तो बांधों के पीछे जमा किया गया पानी, इसमें जो है कि गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से गतिज ऊर्जा, देखिए बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, गिरता हुआ नारियल। ठीक है, गिरता हुआ नारियल, इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। उड़ता हुआ हवाई जहाज, इसमें जो है कि गतिज ऊर्जा है। लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ जल, ये सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, और देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स ऊर्जा का मात्रक जो कि जूल है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिएगा, ऊर्जा का वही है, ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का, अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा अब आगे। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है कि नीचे ऊपर जो है कि ऊपर आपको दिखाया था। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ से ये जो है कि आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है आपका, तो ये जो है कि आपका गतिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो 1 बटा जो है कि क्या होता है, 2 mv² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यम का दिया गया है, वेग भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप जो है कि रख देंगे, तो देखिए वस्तु की 120 जूल यहाँ पे आया है। ठीक है, तो बस आपको फार्मूला अगर पता है फ्रेंड्स, तो आप जो है कि प्रश्न को लगा सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ऊपर वाला जो है कि फार्मूला जो है कि किया जाता है। और यहाँ से 13 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। वस्तु गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है, तो ई बराबर 1/2 mv² होता है। तो ये जो है कि फार्मूला आपको याद रहेगा। तो आप इसमें से जो है कि अगर आपका जो है कि गतिज ऊर्जा दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, तो वेग निकाल लेंगे, इससे आप जो है कि द्रव्यमान भी निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका, देखिए m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग से भी गतिशील की गतिज ऊर्जा मानी जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये आपका सवाल भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा किसमें विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है कि 14 का राइट आंसर क्या है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी। इसमें जो है कि गतिज ऊर्जा विद्यमान है, स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। ठीक है, और खींचा हुआ रबर बैंड, इसमें जो है कि स्थितिज ऊर्जा है। बांधों के पीछे जल, इस जमा हुआ जल, इसमें है। किसी ऊंचाई पर उठाई गई वस्तु, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, और दौड़ता हुआ खिलाड़ी में क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ से जो है कि देखिए रबर बैंड को खींचते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अपने देखिए, यहाँ से देखिए वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी जो है कि ऊर्जा होती है, तो ये जो है कि ऊर्जा होती है फ्रेंड्स आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क करेंगे। अब आप सोचेंगे कि उड़ता एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप सोचेंगे कि उड़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, लेकिन यहीं पे जो है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपके जो है कि यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जब योग कर देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा आपके निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप जो है कि क्लास 9th के NCERT साइंस में NCERT साइंस में आप जो है कि चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 10 तक के MCQs को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी आपके जो है कि 2 चैप्टर और बच रहे हैं, और जो है कि कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
तो ये फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से साइंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।